देश का जेनजी लगातार सुर्खियों में। कोई जेनजी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो कोई इन युवाओं पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इनके बीच में खड़े जेनजी कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं। अब सवाल यह कि जेनजी आखिर हैं कैसे? क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने वाली रील्स जनरेशन है या फिर देश की दिशा और दशा बदलने वाला एक कोई नया सियासी तूफान है? आज देश में जेनजी को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए दिखाई देते हैं। कुछ लोग जेनजी के पक्ष में खड़े हैं तो कोई विपक्ष में है, लेकिन जो वर्ग सीजेपी या सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करने वालों की नियत और सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े अगुवा के तौर पर अब मोहन भागवत सामने आए। अथ श्री भागवत कथा, ये सारा का सारी स्टोरी, ये सारा का सारा विवाद मोहन भागवत के 24 घंटे पहले दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान के बाद शुरू हुआ। कुछ लोग जेनजी के पक्ष में, जैसे मैं कह रहा था, खड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग जेनजी के विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन जो वर्ग सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों की नियत और सोच पर सवाल खड़े कर रहा था, उसी दक्षिणपंथी धड़े के सबसे बड़े लीडर ने कह दिया है कि जेनजी ईमानदार है, उसको राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल नहीं कह सकते। जी हां, ये बेहद अहम बयान दिया है आरएसएस के सर्वे सर्वा सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तुलना करते हुए कहा कि जेनजी तो पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और राष्ट्र के लिए ज्यादा समर्पित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक लंबा संवाद किया, डायलॉग किया, बातचीत की, सवाल जवाब किए। संघ प्रमुख ने कहा कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन हो गया। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल। मोहन भागवत ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर यह बातें कही। इस कार्यक्रम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। संघ प्रमुख ने इस मंच से शिक्षा का बजट 6% फिक्स कर देने की मांग की, यानी साल में जो बजट बनता है सरकार का, उसमें 6% सिर्फ शिक्षा पर ही केंद्रित हो। देश में लंबे समय से जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की मांग उठती रही है। देश में इस समय शिक्षा बजट कुल बजट का सिर्फ 2.6% है, जो पिछले कई सालों से लगातार गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस ग्राफिक्स में आप समझ सकते हैं 23-24 में शिक्षा बजट 2.7% था, 18-19 में 3.48% था और 13-14 में, यहां से करीब 12 साल पहले, ये 4.6% था। अब मोहन भागवत ने भी शिक्षा बजट 6% करने की मांग का समर्थन करके जेनजी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनकी मांगों को समझा जा रहा है और युवाओं को सशक्त और ईमानदार भविष्य की पीढ़ी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जिस मंच से मोहन भागवत जेनजी के बारे में बातें कर रहे थे, उसी मंच पर उनका इंटरव्यू लेने वाले मिलेनियल जनरेशन के ऋषभ शाह भी थे, जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने ऋषभ शाह के साथ एक खास बातचीत की है, जो कुछ ही देर में टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। उस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ऋषभ शाह को कौन सी लगी, क्योंकि वो सीधे मंच पर बैठे सवाल जवाब कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। ऋषभ, 1-2 चीजें जानना चाहूंगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने उनका जो बयान था एक कि आज की जेनजी बहुत ईमानदार है, उनका गुस्सा जायज था, विरोध संवाद का एक तरीका है, संवाद होना चाहिए, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही एकोमोडेटिव अप्रोच दिखा जेनजी की तरफ सरसंघ चालक का। क्या आपके हिसाब से ये बेस्ट जवाब था उस पूरे 1 घंटे का, या आपके हिसाब से सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? मेन मुद्दा जो नीट और सीबीएसई का था,
उससे बड़ा मुद्दा था एजुकेशन का, और वो एजुकेशन का मुद्दे पे उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी जो 68 के कोठारी कमीशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने निकाला था कि 6% शुड बी रिजर्व्ड फॉर एजुकेशन, 6% ऑफ आवर बजट। वो 86 में रिवाइज हुआ था और 2020 में एनईपी में भी सेम चीज बोली गई थी, पर कोई सरकार ने अब तक वो प्रॉमिस नहीं की थी। पहली बार मैंने सुना कि 6% विल बी गिवन टू एजुकेशन, और वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सेइंग दैट समबडी हैज थॉट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो वो एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश का युवा सीधे सिस्टम से टकरा रहा है, सवाल पूछ रहा है और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखता है। संघ प्रमुख सरसंघ चालक हैं, यानी आरएसएस में सबसे पावरफुल शख्सियत है। उनकी हर बात बड़ा संदेश देती है। मोहन भागवत जानते हैं कि युवाओं का गुस्सा दबाने से नहीं, संवाद से शांत होगा, लेकिन इस मुद्दे पर खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर विचारों की अलग अलग धाराएं बीते 15 दिनों में देखने को मिली हैं। देखिए जरा कि इन आंदोलनों के पीछे देश की और विश्व की वो ताकतें हैं जो चाहती हैं भारत विकसित भारत ना बने, समर्थ भारत ना बने, शिक्षित भारत ना बने, बल्कि भारत इसको बर्बाद किया जाए। केवल एंटी बीजेपी इसे सिर्फ भाजपा विरोधी नजरिए से मत देखिए। यह आंदोलन संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे इस दृष्टि से देखिए, ये राष्ट्र के खिलाफ है, ये भारत के खिलाफ खड़ा किया गया आंदोलन है। इसलिए हमें इस शक्ति को इसी दृष्टिकोण से सही तरीके से देखना चाहिए। शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। तो लिमे साहब और इंद्रेश कुमार जी आरएसएस की जो टीम है, जो सरसंघ चालक की टीम है मोहन भागवत की, उस टीम के सदस्य हैं। इंद्रेश कुमार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अतुल लिमे सह सरकार्यवाह हैं, यानी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। इन नेताओं के विचार और नीतियां संघ और देश की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि एक तरफ जहां संघ का शीर्ष नेतृत्व युवाओं को ईमानदार और देशभक्त पीढ़ी बांधकर संवाद कायम करने की बात कर रहा है, वहीं इंद्रेश कुमार और अतुल लिमे जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी उसी छात्र आंदोलन को, जो कि जंतर मंतर पर हुआ, उसको साजिश और सुरक्षा तंत्र के लिए खतरे के चश्मे से देखते हैं। ऐसे लोगों से मोहन भागवत जी को सवाल जरूर पूछने चाहिए। आरएसएस के जिस अनुशासन और वैचारिक एकजुटता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, वहां किसी एक बड़े मुद्दे पर ये अलग अलग बयान वाकई में चौंकाने वाले हैं। अब इसी को लेकर विपक्ष ने संघ पर हमला बोला है। You have to say anything, ma'am. You have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-national. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. मोहन भागवत जी आदरणीय हैं, वो आजाद है, जो करना करें। उनको डायरेक्शन तो इनको देना चाहिए ना। आज हर कोई देश में जेनजी कर रहा है, लेकिन इस नाम के पीछे 3 अलग अलग वजह हैं। एक तरफ वो मां है जिसे अपने बच्चे के भविष्य और सुरक्षित कल की चिंता है। दूसरी तरफ वो युवा हैं जिनसे डिग्रियों के अंबार के बीच एक अदद नौकरी और पारदर्शी सिस्टम की चिंता है। और तीसरी तरफ देश की सियासी पार्टियां हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों का गणित साधने की चिंता है। 2029 के आम चुनावों तक देश के लगभग 40 करोड़ मतदाता इसी नई पीढ़ी के होंगे। यही तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथों में होनी चाहिए। ये पीढ़ी बंद कमरों के फैसलों पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और पारदर्शी नतीजों पर भरोसा करती है। ये किसी एक पुरानी विचारधारा के खांचे में फिट नहीं होते हैं। इनके लिए जमीनी मुद्दे सबसे ऊपर हैं। जेनजी उपदेश सुनने की बजाय बराबरी के स्तर पर चर्चा करना चाहते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक हर नेता आज जेनजी के सुर में सुर मिलाने की होड़ में लगा है। राजनेता समझ चुके हैं कि ये पीढ़ी केवल रैलियों में ताली बजाने वाली भीड़ नहीं है, बल्कि ये वो युवा है जो सवाल पूछती है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करती है, और जब गुस्सा होती है तो जंतर मंतर जैसे मंचों से पूरे देश का ध्यान भी खींच सकती है।